प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चैट जीपीटी के बारे में। क्या चैट जीपीटी जातिवादी है या चैट जीपीटी जातिवादियों की तरह उत्तर देता है? इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं चैट जीपीटी के बारे में और आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि चैट जीपीटी कैसे उत्तर देता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है चैट जीपीटी। अभी मैं इससे प्रश्न पूछूंगा और देखूंगा कि ये क्या उत्तर देता है। सबसे पहला जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं इससे वो ये पूछ रहा हूं कि भारत में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है या भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, ये पूछ रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, तथ्यों और प्रमाणों के साथ बताओ। अब देखिए चैट जीपीटी क्या बताता है। तो चैट जीपीटी बता रहा है कि वैदिक साहित्य सबसे मजबूत प्रमाण है। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले इसने नाम लिया है ऋग्वेद का। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। विद्वानों के अनुसार इसकी रचना लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य में मानी गई है। तो इसने वैदिक धर्म को सबसे प्राचीन बताया है भारत की। ये आपको ध्यान रखना है। अभी इससे मैं कुछ और प्रश्न पूछूंगा, ये क्या जवाब देता है। मैं इससे पूछने वाला हूं कि ऋग्वेद कितना प्राचीन है। वैसे तो इसने बताया है लेकिन फिर मैं दोबारा से पूछना चाहता हूं। इसने वही उत्तर दिया कि 1500 से 1200 ईसा पूर्व। अब मैं इससे दूसरा प्रश्न पूछने वाला हूं। मैंने इससे पूछा है क्या आपके पास 1500 से 1200 ईसा पूर्व प्राचीन ऋग्वेद की कोई पांडुलिपि आपके पास मौजूद है? अब ये क्या उत्तर देगा? ये बोल रहा है कि हमारे पास 1500 से 1200 ईसा पूर्व पुरानी ऋग्वेद की कोई भी पांडुलिपि मौजूद नहीं है। और ये भी बता रहा है कि ना मेरे पास है, न किसी संग्रहालय में, न किसी देश में, किसी के पास मौजूद है ही नहीं 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की कोई पांडुलिपि। यहाँ पर ये उदाहरण दे रहा है मौखिक परंपरा का कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके रखा गया था। अभी मैं इससे अगला प्रश्न पूछता हूँ। मैं इससे पूछने वाला हूँ मौखिक परंपरा को ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह तो कोई भी कह सकता है कि हमारी परंपरा लाखों वर्ष प्राचीन है। अब ये क्या जवाब देता है? आपका सवाल पूरी तरह वैध है, तर्कसंगत और ऐतिहासिक पद्धति के बिल्कुल केंद्र में है। अभी ये क्या प्रमाण दे रहा है? अब यहाँ पर मौखिक परंपरा के संबंध में इसने क्या क्या लिखा है आपके सामने है। मैं इससे अगला प्रश्न पूछता हूँ। मैं इससे पूछने वाला हूँ आपके पास ठोस प्रमाण है कि ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है, या आप भी धार्मिक विद्वानों की तरह कथा और कहानियों को इतिहास मानते हो? अब ये क्या उत्तर देता है? आपका सवाल बिल्कुल सीधे इतिहास विज्ञान के केंद्र पर है। ये कह रहा है नहीं, मेरे पास कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है कि जिससे ऋग्वेद को 1500 ईसा पूर्व के आसपास का साबित किया जा सके। इसके संबंध में ये कुछ तर्क दे रहा है। सबसे पहले एक जरूरी सुधार, लिखा गया, यह शब्द ही गलत है। इतिहासकार यह कभी नहीं कहते कि ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया। वे कहते हैं ऋग्वेद के मंत्र उस काल के आसपास रचे प्रचलित हुए, लिखित रूप तो बहुत बाद में आया। यह बात इतिहास पूरी तरह स्वीकार करता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये क्या कह रहा है, क्या 1500 ईसा पूर्व का कोई ठोस प्रमाण है? तो ये सीधा मना कर रहा है नहीं है, और कह रहा है और यह बात ईमानदार इतिहासकार खुलकर मानते हैं कि ऋग्वेद का कोई भी शिलालेख, ताम्रपत्र, पांडुलिपि और समकालीन कोई विदेशी उल्लेख
उल्लेख भी नहीं है। यहाँ पर चैट जीपीटी स्वयं ही ये स्वीकार कर रहा है कि हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है कि ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया था या उसके आसपास लिखा गया था। उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो यहाँ पर प्रमाणों की जब बात आती है तो वो सीधा मना कर देता है कि हमारे पास प्रमाण नहीं है। और यहाँ पर आपको एक तथ्य को और ध्यान में रखना है। चैट जीपीटी क्या कह रहा है कि मौखिक परंपरा यह साबित नहीं कर सकती कि ये 1 लाख साल पुराना है। ये भी साबित नहीं होता मौखिक परंपरा से। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसे आपको समझना है। चैट जीपीटी कह रहा है कि इतिहास में मौखिक परंपरा कब मान्य होती है। आधुनिक इतिहास शास्त्र में ओरल ट्रेडिशन तभी मान्य मानी जाती है जब वह नियंत्रित हो। तय पाठ, तय क्रम, गलती पकड़ने की प्रणाली, कहानी सुनाने जैसी ना हो, बदलती रहे, अतिशयोक्ति जुड़ती जाए, प्रतीकात्मक बातें शाब्दिक बना दी जाएं। इसलिए आप सही हैं। हमारी परंपरा लाखों साल पुरानी है, ऐसा दावा अपने आप में ऐतिहासिक नहीं है। यहाँ पर चैट जीपीटी सीधा ही कह रहा है कि जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि हमारी परंपरा लाखों साल पुरानी है या ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व का है, ये कोई दावा कर रहा है तो यह ऐतिहासिक नहीं है। अभी मैं इससे अगला प्रश्न पूछता हूँ। मैं पूछने वाला हूँ चैट जीपीटी से, तो फिर हम इसे 1500 ईसा पूर्व का कैसे माने। चैट जीपीटी कह रहा है, बहुत सीधी बात कहूं, हम मानते नहीं हैं कि ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व का है। हम सिर्फ इतना कहते हैं, सबसे सुरक्षित न्यूनतम अकादमिक अनुमान यही है। इतिहास में मानना और अनुमान अलग अलग चीजें हैं। इतिहास शास्त्र में 2 स्तर होते हैं। यह ऐसा ही था, यह आस्था है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार यह सबसे संभावित समय है, यह इतिहास है। ऋग्वेद की तिथि दूसरी श्रेणी में आती है। तो ऋग्वेद के बारे में जो कहा जाता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास ये लिखा गया था, ये संभावित है, निश्चित नहीं है, ना ही इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण हैं। ये आस्था है, परंपरा है, इतिहास नहीं है। अभी मैं इससे अगला प्रश्न पूछने वाला हूं, उसे आप लोग देखिए। मैं इससे पूछने वाला हूं, जब आपके पास पुख्ता प्रमाण नहीं है तो आपने यह कैसे कहा कि ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व का है। अब ये क्या उत्तर देता है वो देखिए। यह सवाल बिल्कुल वाजिब है और सच कहूं तो चैट जीपीटी कह रहा है, सबसे पहले मेरी गलती साफ कर दूं। अगर मेरी किसी बात से यह लगा कि मैंने कहा ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व का है तो वह अस्पष्ट और भ्रामक भाषा थी और इसे सुधारना जरूरी है। सही कथन यह है कि ऋग्वेद को अक्सर लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास रखा जाता है, लेकिन यह एक अनुमान है, न कि पुख्ता प्रमाण। इतिहास में शब्दों की सटीकता बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी सीधा कह रहा है कि हमारी ये मान्यता है, अनुमान है कि ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व के आसपास का है। इसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। और यही मैं भी कहता हूँ कि विद्वान वर्ग ने एक अनुमान के तहत ऋग्वेद को 1500 ईसा पूर्व में रखा है। 1500 ईसा पूर्व के ऋग्वेद के कोई प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है और न ही वैदिक सभ्यता के कोई भी प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं कि 1500 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व में या 800 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता हमारे देश में थी। अभी मैं केवल ऋग्वेद के संबंध में इससे प्रश्न पूछूंगा, इसके अलावा किसी और टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो टॉपिक अलग हो जाएगा। अभी मैं इससे पूछने वाला हूं कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम प्रमाण आपके पास किस समय का है। तो ये रहा इसका उत्तर। मैंने पूछा ऋग्वेद का प्राचीनतम प्रमाण आपके पास किस समय का है, तो चैट जीपीटी ने कहा है सीधा उत्तर, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भौतिक प्रमाण लगभग 11वीं शताब्दी ईस्वी का है। ये आपको ध्यान में रखना है
11वीं शताब्दी ईस्वी इसने कहा है। इससे पहले का कोई भी भौतिक प्रमाण, पांडुलिपि, शिलालेख, ताम्रपत्र मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर इसने प्रमाणों की बात की है। प्राचीनतम प्रमाण से हमारा क्या मतलब है? इतिहास में प्रमाण के 3 स्तर होते हैं। भौतिक प्रमाण, जिसमें पांडुलिपि, शिलालेख माने जाते हैं। द्वितीयक साहित्यक उल्लेख, किसी और ग्रंथ से जो प्रमाण दिए जाते हैं वो। और तीसरा होता है परंपरा या दावा। आपका सवाल साफ तौर पर पहली श्रेणी का है, क्योंकि मैंने प्रमाणों की बात की है। मैंने परंपरा, आस्था, कहानी, धर्म इसकी बात ही नहीं की है, क्योंकि जब आस्था और परंपरा की बात आती है वहां पर इतिहास होता ही नहीं है। अक्सर धार्मिक लोग अपनी बातों को प्राचीन साबित करने के लिए आस्था की बात करते हैं कि आस्था है, परंपरा है, इसे स्वीकार करो। तो यहाँ पर मैंने सीधे प्रमाणों की बात की है। ऋग्वेद की सबसे पुरानी पांडुलिपियां उपलब्ध, सबसे पुरानी ऋग्वैदिक पांडुलिपियां लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी, स्थान नेपाल, कश्मीर, राजस्थान, लिपि शारदा देवनागरी, ये आपके सामने है। और चैट जीपीटी से जो मैं पूछ रहा हूँ वो आपके सामने है, और चैट जीपीटी कैसे उत्तर दे रहा है वो भी आपके सामने है। अभी मैं इससे अगला प्रश्न पूछता हूँ। अब मैंने पूछा है तो हम तथ्यों के साथ वैदिक धर्म को कितना प्राचीन लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पर गलती हो गई है, प्राचीन साबित कर सकते हैं। अब ये क्या उत्तर देता है? तो जैसे ही मैंने ये प्रश्न पूछा तो ये कह रहा है कि तथ्यों के आधार पर हम वैदिक धर्म को निश्चित रूप से लगभग 1000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन साबित कर सकते हैं। 1000 ईसा पूर्व से पहले हम संभावना में जाते हैं, प्रूफ में नहीं। तो मैं इससे पूछने वाला हूं अगला प्रश्न। तो मैंने प्रश्न पूछा है, आप मुझे 1000 ईसा पूर्व का वैदिक धर्म से संबंधित कोई प्रमाण दीजिए, जैसे किसी राजा का कोई सिक्का जिस पर देवता की आकृति हो, धर्म ग्रंथ की पांडुलिपि या कोई अभिलेख। अब ये क्या उत्तर देता है? क्योंकि मैं प्रमाणों की बात कर रहा हूं, आस्था की नहीं। तो जैसे ही मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे प्रमाण दीजिए, तो चैट जीपीटी क्या कह रहा है? सीधा और अंतिम उत्तर, प्रमाण हमारे पास नहीं है 1000 ईसा पूर्व की वैदिक सभ्यता या वैदिक धर्म से जुड़े हुए। न किसी राजा का कोई सिक्का है जिस पर वैदिक देवता की आकृति हो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, किसी भी वेद की कोई भी 1000 ईसा पूर्व की हमारे पास पांडुलिपि भी नहीं है। कोई अभिलेख वो भी नहीं है। अब ईमानदारी से समझिए क्यों नहीं है। ये कह रहा है सिक्के, कॉइन्स, भारत में सिक्कों की शुरुआत लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ये मान रहा है। 1000 ईसा पूर्व में कोई सिक्का था ही नहीं इसके अनुसार। तो ये कह रहा है कि आप जो प्रमाण मांग रहे हैं वो प्रमाण काल के विरुद्ध हैं। अभी मैं इससे अगला प्रश्न पूछूंगा इसके संबंध में। अब ये अभिलेखों के बारे में कहता है, भारत का सबसे प्राचीन निर्विवाद अभिलेख अशोक के जो शिलालेख हैं वो 3री सदी ईसा पूर्व के हैं। उससे पहले के कोई शिलालेख मौजूद ही नहीं है। चैट जीपीटी आगे कहता है कि 1000 ईसा पूर्व का वैदिक अभिलेख मौजूद नहीं है। यहाँ पर चैट जीपीटी ने ये नहीं कहा है कि 1000 ईसा पूर्व में हमारे देश में कोई लिखना पढ़ना ही नहीं जानता था। आगे चैट जीपीटी कहता है, धर्म ग्रंथ की पांडुलिपि, भारत की जलवायु सामग्री, ताड़पत्र, भोजपत्र, सबसे पुरानी वैदिक पांडुलिपियां 1000 ईसा पूर्व की नहीं है, 500 ईसा पूर्व की नहीं है, 11वीं सदी ईस्वी की है, इसलिए यह भी असंभव है। चैट जीपीटी के पास वैदिक धर्म से संबंधित 1100 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व न कोई सिक्का है, न कोई मूर्ति है और न कोई शिलालेख है। इसके पास कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है कि हम वैदिक धर्म को 500 ईसा पूर्व में साबित कर सकें कि हमारे देश में 500 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व में वैदिक धर्म था या नहीं था। इसके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो ये प्रमाण कहां से आते हैं? क्योंकि प्रारंभ में मैंने प्रश्न पूछा था कि भारत का सबसे प्राचीन
धर्म कौन सा है? तो इसने बोला था वैदिक धर्म है और ऋग्वेद का नाम लिया था। जैसे ही मैंने प्रमाणों की बात की तो कहने लगा कि हमारे पास प्रमाण नहीं है, ये मौखिक परंपरा है। तो मौखिक परंपरा का उदाहरण देने लगा, जैसा आमतौर पर दिया जाता है। मौखिक परंपरा के संबंध में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मौखिक परंपरा के आधार पर तो मैं भी डायनासोर के जमाने का अपने आप को मानता हूं। तो क्या मैं डायनासोर के जमाने का हूं? क्योंकि मौखिक परंपराएं स्वघोषित होती हैं, उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इतिहास प्रमाण मांगता है। अभी मैं इससे एक प्रश्न और पूछने वाला हूं। अब मैंने जो प्रमाण मांगा है उसमें मैंने इससे पूछा है कि 500 ईसा पूर्व का ऋग्वेद का कोई प्रमाण दीजिए, जैसे पांडुलिपि या किसी विदेशी ग्रंथ में ऋग्वेद का उल्लेख। अब देखिए ये क्या कहता है। आपने जो मांगा है वह है बिल्कुल ऐतिहासिक कसौटी है, इसीलिए मैं जवाब भी हाँ या नहीं कारण के रूप में दूंगा, बिना घुमाव के। तो ये कह रहा है सीधा नहीं। 500 ईसा पूर्व के आसपास ऋग्वेद का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, न कोई पांडुलिपि, न कोई शिलालेख और न ही किसी विदेशी ग्रंथ में ऋग्वेद का स्पष्ट उल्लेख। इसके पास कोई प्रमाण नहीं है। मैंने 1500 ईसा पूर्व नहीं 500 ईसा पूर्व की बात की है, जैनों के और बौद्धों के समय की बात की है। और वैदिक धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ किसको माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। जब 500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद ही नहीं था तो प्रारंभ में चैट जीपीटी ने जो कहा था भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? वैदिक धर्म है। लेकिन जब मैंने प्रमाणों की बात की तो कहने लगा कि ये आस्था पर है, प्रमाणों के आधार पर नहीं है। अभी मैं इससे दूसरा प्रश्न पूछने वाला हूं ऋग्वेद के संबंध में। अब मैंने इससे पूछा कि आपके पास 500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की कोई पांडुलिपि नहीं है आपके पास, तो चलो मुझे प्रथम सदी ईसवी की पांडुलिपि दिखाओ, ये मैंने पूछा है इससे। अब क्या कहता है देखिए, सीधा उत्तर इसका है ना। मेरे पास प्रथम सदी ईसवी की ऋग्वेद से संबंधित कोई भी पांडुलिपि मौजूद नहीं है। ऋग्वेद की कोई भी पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है। दुनिया में कहीं भी ऐसी पांडुलिपि मौजूद ही नहीं है। प्रथम सदी की बात कर रहा हूँ, मौर्यों के पतन के बाद की बात कर रहा हूँ। मैं फिर से प्रश्न पूछता हूँ। अब मैं इससे पूछने वाला हूँ, चलो 8वीं सदी की ही दिखा दो। अब ये क्या कहता है? तो ये मना कर रहा है कि 8वीं सदी 7वीं सदी की भी हमारे पास ऋग्वेद की कोई भी पांडुलिपि मौजूद नहीं है। न ऋग्वेद की, न यजुर्वेद की, न सामवेद की, न अथर्ववेद की, किसी भी वेद की कोई भी पांडुलिपि हमारे पास मौजूद नहीं है, 8वीं सदी की भी। अब मैं इससे दूसरा प्रश्न पूछता हूं। अब मैंने पूछा है भारत में वैदिक धर्म से संबंधित मूर्तियां, सिक्के या अभिलेख किस सदी के हैं? अब इसका जवाब देखिए। तो चैट जीपीटी ने जो उत्तर दिया है वो आपके सामने है। चैट जीपीटी का कहना है कि ईसा की प्रारंभिक सदियों के बाद ही वैदिक सभ्यता के प्रमाण हमारे देश में मिलते हैं, अर्थात भारत में मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते हैं। तो आप लोग थोड़ा इसको भी ध्यान से देखिए। ईसा पूर्व में कोई भी वैदिक देवता वाला सिक्का भारत से प्राप्त नहीं हुआ है। सबसे पहले जो सिक्के मिलते हैं वो कुषाणों के यहाँ मिलते हैं, सूर्य, इंद्र, अग्नि, और फिर मिलते हैं गुप्त काल में लक्ष्मी और सूर्य के। वैदिक धर्म के जो ठोस प्रमाण है हमारे देश में वो 2री सदी ईसा पूर्व के बाद ही मिलते हैं। इसके पहले हमारे देश में वैदिक धर्म के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक सभ्यता का कोई भी संबंध नहीं है, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक परंपरा को मानने वाली सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक परंपरा को मानने वाली सभ्यता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कुछ विद्वान दोनों सभ्यताओं को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों के मध्य कोई भी समानता नहीं है। तो ये बात आपको अच्छे से अपने दिमाग में डालनी है कि 1500 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व तक हमारे देश में कहीं पर भी वैदिक सभ्यता से संबंधित कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं, ये चैट जीपीटी कह रहा है। जो प्रमाण मिलते हैं वो 2री सदी ईसा पूर्व के बाद ही मिलते हैं, जब हमारे देश में मौर्यों का पतन हो चुका था और विदेशियों का आगमन हो चुका था। ग्रीकों का,
शकों का, कुषाणों का, पहलवों का, हूणों का, इसके बाद से मिलना प्रारंभ होते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और जो बड़े बड़े विद्वान वर्ग हैं जो मानते हैं कि ग्रंथों की रचना 600 ईसा पूर्व में हुई या 1000 ईसा पूर्व में हुई, ये उनकी आस्था है, उनके पास इसके संबंध में कोई भी प्रमाण नहीं है। अब मैं इससे अगला प्रश्न पूछने वाला हूं। मैंने पूछा है प्रमाणों के आधार पर भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। अब इसका उत्तर देखिए क्या आता है। चैट जीपीटी कह रहा है प्रमाणों, मूर्तियों, अभिलेख, सिक्के और समकालीन उल्लेख के आधार पर भारत का सबसे प्राचीन स्पष्ट रूप से प्रमाणित धर्म बौद्ध धर्म है। इसके ठीक बाद जैन धर्म आता है। तो ये कहना है चैट जीपीटी का, प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर भारत का सबसे प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म है, इसके बाद जैन धर्म है, इसके बाद है वैदिक धर्म, क्योंकि इसके प्रमाण बहुत बाद के हैं। जो प्रमाण मिलते हैं वो मौर्य वंश के पतन के बाद ही मिलते हैं, और खास तौर से जो प्रमाण सबसे अधिक मिलते हैं वो गुप्त काल में मिलते हैं, क्योंकि जो प्रारंभिक प्रमाण हैं वो भी महायान शाखा के अंतर्गत मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चैट जीपीटी से जैसा पूछोगे वो वैसा ही उत्तर देगा। और इस बात में कुछ हद तक सच्चाई है कि चैट जीपीटी जातिवादियों की तरह उत्तर देता है जैसा प्रारंभ में उसने दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने और प्रश्न पूछे और तर्क के साथ प्रश्न पूछे तो चैट जीपीटी सच्चाई भी बताता है। आपको प्रश्न पूछना आना चाहिए। तो इतने सारे प्रश्न मैंने चैट जीपीटी से पूछे तो चैट जीपीटी ने ये हमें जानकारी दी। एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि चैट जीपीटी के पास इतनी जानकारी कहाँ से आई। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी को समझना पड़ेगा कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी हमारी और आपकी तरह कोई मनुष्य नहीं है। चैट का अर्थ होता है बातचीत करना, जी का अर्थ होता है जनरेटिव, पी का अर्थ होता है प्री ट्रेंड अर्थात पहले से जो ट्रेंड है, तैयार है, और टी का अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मर। तो चैट जीपीटी जो हमें उत्तर देता है क्योंकि उसके सिस्टम में बहुत सारी बुकें पहले से मौजूद हैं। जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो सबसे पहले वो उत्तर उन्हीं बुकों से देता है। अगर उन बुकों में उत्तर नहीं मिला तो फिर वो गूगल से भी जवाब को खोजता है और आपको उत्तर देता है। और गूगल पर कौन लिखता है? हम और आप जैसे लोग ही लिखते हैं, और अधिकतर तो वो लिखते हैं जो जातिवाद का समर्थन करते हैं। और किताबें भी अधिकतर उन्हीं लोगों ने लिखी हैं जो जातिवाद का समर्थन करते हैं, और वही किताबें चैट जीपीटी के सिस्टम में है। तो जब भी आप प्रश्न पूछते हैं तो चैट जीपीटी ठीक वैसे ही उत्तर देता है जैसे कोई जातिवादी देता है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी जातिवादी है। चैट जीपीटी कोई इंसान नहीं है, वो एक मशीन है, और मशीन में पहले से डेटा है, और जिस तरह का डेटा है उसी तरह का उत्तर मिलेगा। तो चैट जीपीटी से जब भी आप प्रश्न पूछें तो आप अपने तर्क के साथ प्रश्न पूछें। चैट जीपीटी आपको उत्तर भी देगा। आप जिस तरह का तर्क करेंगे वो आपको आपके तर्कों के आधार पर उत्तर देगा। मैं अपनी रिसर्च में चैट जीपीटी का सहारा क्यों नहीं लेता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि चैट जीपीटी कहाँ से उत्तर देता है। इसीलिए इतिहास की दृष्टि से चैट जीपीटी पूरी तरह से ठीक नहीं है। अगर आप इतिहास पर रिसर्च कर रहे हो तो आप चैट जीपीटी का सहारा ना लें, किसी भी एआई का सहारा ना लें। आप खुद से किताबों का अध्ययन करें या सिक्कों का, अभिलेखों का खुद से अध्ययन करें, तभी आप सही जानकारी तक पहुंच पाओगे। अगर आप चैट जीपीटी या किसी एआई से ये कहते हैं कि आप इस अभिलेख का मुझे अनुवाद बताइए, वो पूरी तरह से सही अनुवाद नहीं बताएगा। जो अनुवाद पहले से किताबों में लिखा हुआ है वही अनुवाद वो आपको दिखाएगा, और यहीं से आपके अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में जितने भी पुराने अभिलेख हैं और उनके अनुवाद हैं, अधिकतर उनमें गलतियां हैं, और उन्हीं अनुवादों को चैट जीपीटी हमारे सामने रखता है। फिर हम पढ़ते हैं, फिर हमारे अंदर भी इतिहास के संबंध में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। चैट जीपीटी इतिहास के अलावा अन्य विषयों में बहुत अच्छी जानकारी देता है। इतिहास के संबंध में वो भ्रमित इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके सिस्टम में जो बुकें उपलब्ध हैं वो बुकें उन्हीं लोगों ने लिखी हैं जो जातिवाद का समर्थन करते हैं। इसीलिए मैं चैट जीपीटी को
दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। जो जातिवाद का समर्थन करते हैं मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा हूँ। क्या आप विद्वान होते हुए भी जातिवाद जैसी तुच्छ चीजों का समर्थन कर रहे हो? जातिवाद हमारे देश के लिए एक अभिशाप की तरह है जिसने पूरे देश को, पूरे समाज को बर्बाद कर दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चैट जीपीटी क्या है और वो किस तरह से उत्तर देता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।